यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ लिया था, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन में अच्छे से किए थे। ठीक है, तो आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा ध्यान देना। रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन क्या है? अब स्मॉल जी क्या होता है और कैपिटल जी क्या होता है? ठीक है, तो कैपिटल जी क्या था? कैपिटल जी में बताया था, जब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बता रहा था तो बताया था फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये था ना, फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो था यहाँ पे, इसमें क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये है मेरा कैपिटल जी। ठीक, अच्छा, और स्मॉल जी क्या है? स्मॉल जी मेरा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है उसे हम लोग स्मॉल जी से बोलते हैं, इसे हम लोग ग्रेविटी भी बोलते हैं, ग्रेविटी। ठीक है, तो इन दोनों में रिलेशन क्या है देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा था, स्कूल में पूछ रहे थे 2-3 नंबर का। ठीक है, तो देखते हैं क्या रिलेशन, कैसे करेंगे। बेसिक फार्मूले से मुझे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पता है कि फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है ना। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसे पता ही है, फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अच्छा, न्यूटन का सेकंड लॉ याद है? न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और वहां से मैं डिराइव किया था फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, था ना। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मा, याद आ रहा है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं, क्या मैं फोर्स की जगह पर मास इनटू एक्सेलरेशन लिख दे रहा हूँ? लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्या मैं इस मास से इस मास को काट दूं? ठीक है, कट जाएगा, मास तो सेम ही है। ठीक, अब मुझे क्या मिल गया? अब मुझे मिल गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी m अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, जरा ध्यान सुनने वाली ये बात है कि जब कोई बॉडी सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रहती है, मतलब अगर किसी बॉडी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अर्थ का ग्रेविटी लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अर्थ का, तो वहां पर जो एक्सेलरेशन आता है वो जी के इक्वल आता है। ठीक है, अगर किसी बॉडी पर ग्रेविटेशनल फील्ड लग रहा है अर्थ की वजह से, तो वहां का जो एक्सेलरेशन आता है वो जी के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो क्या मैं इस इक्वेशन में ए की जगह पर जी लिख सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा? ए की जगह पर रखो स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी m अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया मेरा रिलेशन, किसी किसके बीच में? स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में। रिलेशन क्या है? स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी m अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे सब है क्या? m जो है वो क्या है? यहाँ पे जो m है, जो r है वो क्या है? ये जो यहाँ पे m है वो है मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ। और r क्या है? r है मेरा रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये जो g की वैल्यू आ रही है, इस स्मॉल g की वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? मास ऑफ अर्थ रख दो, रेडियस ऑफ अर्थ रख दो। ठीक है, तो यहाँ से मेरे g की वैल्यू आ सकता है। तो हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। स्मॉल g की वैल्यू क्या आती है? वैल्यू ऑफ g कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी मुझे फार्मूला मिल गया, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी m अपॉन आर स्क्वायर। सभी की सभी वैल्यू पुट कर लो। क्या मुझे कैपिटल जी की वैल्यू पता है? कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10 का पावर -11, और इसका यूनिट क्या था? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, और मास ऑफ अर्थ कितना होता है? मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10 का पावर 24 kg। ठीक है, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 इंटू 10 का पावर 6 मीटर। ठीक है, ये होता है रेडियस ऑफ अर्थ। तो मुझे इसका स्क्वायर करना है, तो क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो इस सबकी जब सॉल्व करोगे सारा वैल्यू सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका यूनिट क्या आता है? इसका यूनिट आता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है? क्योंकि ए किसके इक्वल है? जी के इक्वल है।
ये जो स्मॉल जी आ रहा है एक्सेलरेशन ही तो है, तो एक्सेलरेशन का यूनिट अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है तो जी का यूनिट भी तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। लेकिन याद रखना जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, क्वेश्चन में करेंगे ना, तो इस जी की वैल्यू को अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेकर जाएंगे। इससे क्या होगा ना, क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। ठीक है, ये डिफरेंस पूछा जाता है तो इस पर जरा ध्यान देना। कई सारे डिफरेंस होते हैं। पहला तो कैपिटल जी क्या था, जब मैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया था फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, तो वहां पर मैं क्या बोला था, दोनों मासेस को अगर मैं 1 यूनिट कर देता हूँ और दोनों के बीच का डिस्टेंस को 1 यूनिट कर देता हूँ तो जो मेरा फोर्स आता है वही मेरा कैपिटल जी होता है। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो मेरा कैपिटल जी है वो एक टाइप का फोर्स ही है। ठीक है, किसके लिए फोर्स है, फॉर यूनिट मास, फॉर यूनिट मास, दोनों का मास जो अगर यूनिट हो जाए, यूनिट मतलब 1 हो जाए, और डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना हो जाए, डिस्टेंस अगर 1 यूनिट वो भी हो जाए, 1 यूनिट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और जी क्या है, स्मॉल जी क्या है, स्मॉल जी मेरा एक्सेलरेशन है। क्या है ये है मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ की वजह से आता है, ग्रेविटी। ठीक है, वो है। और डिफरेंस क्या होता है, इसके एसआई यूनिट में भी डिफरेंस है। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका यूनिट क्या होता है, इसका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और क्या यूनिट है, और क्या है, इसका नाम क्या था, ये था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और मैं क्या बताया था, ये पूरी यूनिवर्स में इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स रही है, मतलब ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब इसकी वैल्यू कहीं पर चले जाओ नहीं बदलेगी, इसकी वैल्यू 6.7 इंटू 10 का पावर -11 ही रहेगा। लेकिन ये जो है, ये जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकाला था, ये फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। आगे हम लोग देखेंगे भी स्मॉल जी की वैल्यू कैसे वेरी करती है। ठीक है, ये क्या है, ये मेरा कांस्टेंट है कैपिटल जी, और ये क्या है, ये मेरा वेरिएबल है। ठीक है, आगे अगला 3 पॉइंट हो गए। चौथा, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये जो कैपिटल जी है ना, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। लेकिन स्मॉल जी की वैल्यू जीरो हो सकती है, कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, ये हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है ना, और क्या, और जो कैपिटल जी है वो है मेरा स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर वेक्टर सबको पता ही होगा। स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होगा साथ में डायरेक्शन भी होगा। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो ये जो मेरा कैपिटल जी है वो कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है, और जो मेरा स्मॉल जी है वो कैसा क्वांटिटी है, वो मेरा है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना, ये मेरा है वेक्टर क्वांटिटी। तो इतना डिफरेंस काफी है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल आएगा, तो न्यूमेरिकल करने का कैसे क्या यूज करेंगे वो देखते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ना है हम लोग को, इक्वेशन ऑफ मोशन, और किसके लिए पढ़ना है, फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। अच्छा, फ्री फॉल का मतलब समझ में आता है, यहाँ पे मैं लिखा हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। इसका मतलब क्या हुआ, एक कंडीशन होता है फ्री फॉल का, उसको मैं समझा देता हूँ, फिर आगे इक्वेशन ऑफ मोशन बताऊंगा। इसके लिए एक कंडीशन होता है फ्री फॉल का। फ्री फॉल होता क्या है, फ्री फॉल एक छोटा सा टॉपिक ही बुक्स में दिया रहता है, फ्री फॉल। तो फ्री फॉल होता क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग तब बोलेंगे कि वो फ्री फॉल में है जब उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, मतलब उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्मॉल जी वर्क कर रहा होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि वो फ्री फॉल के कंडीशन में है। ठीक है, आगे वो समझ में, जैसे हम लोग अगर किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वहाँ वो नीचे आता है, क्यों आता है, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड उसको खींचता है नीचे। अगर हम किसी कॉइन को ऊपर से ड्रॉप करते हैं नीचे गिर जाता है, स्टोन को ड्रॉप करते हैं नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो सब फ्री फॉल के एग्जांपल्स हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक पे, क्या इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। बहुत ही सिंपल है, जैसे हमको इक्वेशन ऑफ मोशन पता है ना, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, v = u + at, दूसरा क्या है s =
ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा क्या है v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो फ्री फॉलिंग कंडीशन में क्या करना है, जहां जहां पर a है एक्सेलरेशन उसको रिप्लेस कर दो g से। क्या करना है, जहां जहां पर a है उसको मुझे रिप्लेस कर देना है g से। तो क्या बन जाएगा, ये देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के जगह पर क्या बन जाएगा, जी टी बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर बन जाएगा। जहाँ जहाँ a है वहाँ मैं क्या रख रहा हूँ, जी रख दे रहा हूँ। और यहाँ पे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs, s बोलो या फिर h बोलो, ठीक है। ये मेरा है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ जो कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। टिप्स एंड ट्रिक्स, इसको जरूर से जरूर याद रखना, ये सब काफ़ी हेल्पफुल होंगे न्यूमेरिकल करते वक्त, ठीक है। पहला, अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकूंगा, मतलब ये मान लो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर फेंकता हूँ तो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का जो v होगा फाइनल वेलोसिटी वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम वर्टिकली अपवर्ड फेंकेंगे, ठीक है, व्हेन वी थ्रो वर्टिकली अपवर्ड किसी भी ऑब्जेक्ट को, एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को ले लो, अगर मैं वो वर्टिकली अपवर्ड मतलब ऊपर फेंक रहा हूँ तो न्यूमेरिकल में सॉल्व करते वक्त उसकी जो v की वैल्यू होगी, v उसको हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। आगे समझ में, किसी भी बॉडी को अगर मैं ऊपर फेंकूंगा, यहाँ मैं थ्रो कर रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन होगा अ बॉडी इज वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड, तो वहाँ पे याद रखना, वहाँ पर हम लोग उसका फाइनल वेलोसिटी जो v होगा वो क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, ठीक है। दूसरा, कभी भी क्वेश्चन में दिया रहता है कि अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, मतलब किस हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है, तो उस केस में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाएगा, ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, ठीक है, मतलब हम जब ड्रॉप करेंगे, अब खुद ही सोचो ड्रॉप करने मतलब क्या है, कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐसा था, इसको मैं कुछ देर बाद छोड़ दिया, फिर वो नीचे आ गया, ठीक है। जब मैं ड्रॉप करूंगा, इसको ड्रॉप करने के स्टार्ट करूंगा, तो क्या यहाँ पर इसका जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगा वो 0 रहेगा। देखो पहले केस में क्या हुआ, जब मैं ऊपर फेंक रहा था इस ऑब्जेक्ट को, जब मैं ऊपर फेंक रहा तो फाइनली वो कुछ देर के लिए वहां पर रुका होगा, फिर वो नीचे आता है, तो वहां पर फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, 0। लेकिन जब मैं ड्रॉप करता हूँ इनिशियली उसका स्टेट रेस्ट पे रहता है ना, इसलिए इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस केस में हम लोग u की वैल्यू ले लेते हैं 0, ठीक है। जब ऊपर फेंकेंगे तो v की वैल्यू 0, और जब किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे तो u की वैल्यू 0। ये u मेरा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या था, v था मेरा फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तीसरा, क्योंकि जो एक्सेलरेशन मेरा है वो पॉजिटिव भी होता है और एक्सेलरेशन मेरा नेगेटिव भी होता है, तो जो मेरा कैपिटल जी है, सॉरी स्मॉल जी आएगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। स्मॉल जी मेरा क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, जब हम क्वेश्चन करेंगे, अगर क्वेश्चन में लिखा है बॉडी को ऊपर थ्रो कर रहे हो, बॉडी अगर अपवर्ड जा रहा है, बॉडी अगर अपवर्ड जा रहा है, इस केस में हम लोग जी की जगह पर क्या ले लेंगे, -g, ठीक है। जब बॉडी को हम लोग ऊपर फेंकेंगे तो उस टाइम हम लोग जी की जगह पर क्या ले लेंगे, -g, ठीक। अगर बॉडी को ड्रॉप किया जाएगा, दूसरा, अगर बॉडी को मैं ड्रॉप करूंगा तो जी की जगह पर क्या ले लूंगा, +g, मतलब वहां पे मैं जी की वैल्यू पॉजिटिव में ही लूंगा, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे मैं 9.8 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव लूंगा, और यहाँ पर अगर ऊपर फेंका जाएगा तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त मैं माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड लूंगा, पर सेकेंड स्क्वायर, समझे ना, आया समझे। ये काफ़ी अच्छे ट्रिक्स हैं, जरा इसको याद रखना, क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। अगला टिप्स एंड ट्रिक्स देखते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का जितने भी टफेस्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो आगे मैं जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ उससे एकदम मतलब खतरनाक लेवल के क्वेश्चन रहेंगे ना, वो भी आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान समझो है क्या ये,
अगर मान लो क्वेश्चन में, मैं क्वेश्चन के थ्रू ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसको मैं ऊपर फेंक रहा हूँ यू वेलोसिटी से, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर फेंक रहा हूँ यू वेलोसिटी से, तो क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, ऊपर जाते जाते क्या करेगा, फिर कुछ टाइम बाद क्या करेगा, फिर नीचे आ जाएगा। ऐसा ही तो होता है, अगर हम किसी बॉल को थ्रो करते हैं तो ऊपर जाता है, कुछ टाइम बाद क्या आता है, फिर नीचे चला आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछता है कि एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं किसी सर्टेन वेलोसिटी से फेंक रहा हूँ, तो उसका मैक्सिमम हाइट बताओ। मैक्सिमम हाइट मतलब वो मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स कितना ऊपर गया होगा, मैक्स टू मैक्स कितना ऊपर गया होगा, मुझे उसकी वेलोसिटी बताओ। पहला सॉरी, मैक्सिमम हाइट बताओ, वो कितना ऊपर गया होगा। और दूसरा चीज क्या पूछता है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में टाइम कितना लगा होगा, या फिर ये पूछ लेगा कि इसको मैं थ्रो कर रहा हूँ तो कितने टाइम वो फिर से अपने जगह पर पहुंचेगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला है, याद रखना, काफी सिंपल है। तो मेरा मैक्सिमम हाइट का फार्मूला आता है, मैक्सिमम हाइट का वो होता है यू स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। क्या आता है, यू स्क्वायर अपॉन 2g। मुझे u का वैल्यू दिया रहेगा और g की वैल्यू मुझे पता ही है, तो कुछ नहीं करना, डायरेक्टली अगर मैक्सिमम हाइट का क्वेश्चन आ गया कि इस बाउंड्री को इतने वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया तो कितना मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यू स्क्वायर अपॉन 2g के इक्वल कर देंगे, ठीक है, यू स्क्वायर अपॉन 2g से निकाल लेंगे, ठीक। अच्छा, दूसरा टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट मैं इसे लिख रहा हूँ TA से। टाइम ऑफ एसेंट मतलब इस बॉडी को यहाँ से यहाँ पहुँचने में, यहाँ से थ्रो कर रहा हूँ और मैक्सिमम हाइट पहुँचने में कितना टाइम लगा है, उसे हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है। तो वो होता है u/g, ठीक। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा u/g। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जितना टाइम लगता है ना, उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ आने पर भी लगता है, ठीक है। तो एक होता है टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट मतलब पुनः अपनी जगह पर आना, कितना टाइम लगा मैक्सिमम हाइट से अपने जगह पर वापस आने का, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू भी u/g ही होती है, ठीक है। उसकी वैल्यू भी क्या होता है, u/g ही होता है। और एक क्वेश्चन आता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कि वो कितनी देर हवा में रहा, जैसे इस ऑब्जेक्ट को मैं थ्रो किया तो यहाँ पर भी हवा था, यहाँ पर भी हवा में था, ऐसे 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 फिर यहाँ पर पहुंच गया, तो मतलब यहाँ से फिर से इस जगह पर पहुंचने में टोटल टाइम कितना लगा, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में u/g लगा है, यहाँ से यहाँ तक आने में भी u/g लगा है, तो टोटल टाइम कितना हो गया, u/g प्लस u/g कितना आ जाएगा, 2u/g, 2u/g। तो ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है ना। मैक्सिमम हाइट क्या होता है, u स्क्वायर अपॉन 2g, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, 2u/g, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकंड। मतलब इसकी जो वेलोसिटी दे रखी है u, वो कितना दे रखा है, 49 मीटर पर सेकंड दे रखा है, ठीक है। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट इट राइज, मतलब अगर मैं ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इसको अगर मैं 49 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक रहा हूँ तो कितना ऊपर जाएगा, कितना ऊपर तक जा सकता है। तो इसका मैं फॉर्मूला बताया हूँ, इसको एक अलग मेथड भी है पूरा इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करना, लेकिन फालतू का टाइम बर्बाद होगा, वो सब ना करना, बहुत सिंपल सा है, जो मैं फॉर्मूला बताऊँ वो याद रखो। मैक्सिमम हाइट क्या होता है, मैक्सिमम हाइट क्या था, यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन 2g, वैल्यू पुट कर लो बस। यू स्क्वायर मतलब u 49 है, स्क्वायर मतलब 49 इंटू 49 2 टाइम, और 2 इंटू यहाँ दे रखा है g की वैल्यू यूज करो 9.8, ठीक है, तो 9.8। अगर ध्यान से देखेंगे ये इसका जस्ट डबल है, पॉइंट को हटा दे तो, ठीक है ना, जस्ट डबल है, तो क्या आएगा, ये बनेगा 0.2। यहाँ से सॉल्व करने पर जो मेरी हाइट की वैल्यू आएगी वो आएगा लगभग 122.5 मीटर, 122.5 मीटर, ठीक है। जो मैं बताया हूँ फार्मूला बहुत ही आसान था, यू स्क्वायर अपॉन 2g, सारी वैल्यू पुट कर लो, आराम से आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या बोला, दूसरा पार्ट, टोटल टाइम इट टेक टू रिटर्न द सरफेस, मतलब फेंका गया फिर कितने टाइम वो अपने फिर से सरफेस पर आ जाएगा, मतलब जहाँ से फेंका गया वहीं पर आ जाएगा, तो मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u/g होता है ना, अभी मैं फार्मूला बताया था, तो 2 इंटू यू की वैल्यू 4.9, जी की वैल्यू 9.8, ये कितनी बार कटेगा, 0.2 टाइम में, तो कितना आएगा, ये कटेगा, यहाँ आएगा 0.1, तो 1/0.1 ये क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 10 सेकेंड। आ गया समझ में। एक बहुत ही बढ़िया रिलेशन और आता है, अगर मान लो तुमको टाइम ऑफ फ्लाइट दे दे, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन है और पूछे कितना हाइट जाएगा, मतलब वेलोसिटी कुछ नहीं दे रखा है, सिर्फ टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन है, ठीक है, तो ये भी याद रखना,
रिलेशन बिटवीन एच एंड टी। ये सब बुक्स में नहीं है, लेकिन मैं तुम लोग को बता दे रहा हूँ ताकि जितने भी हार्ड क्वेश्चन होंगे ना बहुत ही सिंपल हो जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो मुझे सिर्फ टाइम ऑफ फ्लाइट दे रखा है तो मैं एज कैसे निकालूंगा? इसके लिए दो ऑप्शन है, क्या करें? टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे पता है, जी मुझे पता है, टू मुझे पता है, मैं यू निकाल लूंगा और यू निकालने के बाद इस फॉर्मूले में पुट कर कर एच निकाल लूंगा। ठीक है, इससे बढ़िया एक बेस्ट ऑप्शन क्या है, इन दोनों में एक रिलेशन आता है, वो क्या होता है? एच अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई एट। एच अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई एट, इसका यूज करो, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जैसे अगर मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, कैसे निकालूंगा? मुझे एच मान लो दे रखा है, मुझे मान लो टाइम ऑफ फ्लाइट दे रखा है और निकालना है हाइट, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या बन जाएगा? जी की वैल्यू मुझे पता है, ए तो मुझे पता ही है और टी मुझे दिया रहेगा, टाइम के स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देना तो क्या निकल जाएगा मेरा? मेरा निकल जाएगा मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो अभी तक मैं 3 या 4 फॉर्मूले बताया, बहुत ही काम का। सबसे पहला मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या होता है? यू स्क्वायर अपॉन 2g, याद रखना है इसको। ठीक है ना, बुक में किसी और मेथड सॉल्व किया हुआ है, लेकिन ये फॉर्मूला तुम लोग को याद रखना है, काफी इजीली सॉल्व हो जाएगा। जितने भी टफेस्ट क्वेश्चन बनाए जाएंगे इसके काफी आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या आ गया? यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, और टाइम ऑफ फ्लाइट का कितना हो गया? टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब बॉल को फेंका गया तो फिर से अपने सरफेस पे आने पे कितना टाइम लिया। ठीक है, वो कितना होता है? 2u बाई जी। ठीक, और तीसरा, अगर मान लो मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हो, हाइट पूछा हो, या फिर हाइट देकर टाइम पूछा हो, इन दोनों को तुम ध्यान से देखोगे, अगर मुझे u पता है तभी मैं ये निकाल सकता हूँ, तभी मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकता हूँ। लेकिन मान लो क्वेश्चन में मुझे मैक्सिमम हाइट दे रखा है, जैसे दे दे क्वेश्चन कि मुझे मैक्सिमम